दोस्तों, मार्सेली, अलेक्जेंड्रिया और इस्तांबुल ये आज दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन यूनेस्को की माने तो आने वाले 30 सालों में ये समुद्र के अंदर समा जाने वाले हैं। यही नहीं, दुनिया भर के 21 देशों के 40 से ज्यादा शहर आने वाले समय में पानी के अंदर होंगे और वहां का जनजीवन इतिहास बन जाएगा। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के लगातार बढ़ते टेम्परेचर के कारण पोल्स पर जमी बर्फ पिघल रही है और समुद्र का वाटर लेवल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन पृथ्वी वासियों ने पहली बार देखी है? वेल, जवाब है जी नहीं। 5th सेंचुरी बीसी के महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी बुक्स में एटलांटिस के बारे में लिखा है, जो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री हुआ करती थी। एटलांटिस में रहने वाले लोग बेहद ही एडवांस थे, लेकिन फिर एक दिन ये आइलैंड पानी में डूब गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे ही एक मिस्टीरियस लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र हमें तमिल लिटरेचर में भी मिलता है, जिसे कुमारी कंदनम नाम दिया गया है। दोस्तों, सिलापद्धिकारम जो तमिल लिटरेचर के 5 महाकाव्यों में से एक है, उसमें एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है। 2nd सेंचुरी एडी में लिखी गई इस बुक के अनुसार पांड्या रूलर्स का ये राज्य समुद्र में समा गया था। इसमें पहरुली और कुमारी नाम की 2 नदियों का जिक्र भी किया गया है, जो शायद कुमारी कंदनम के लॉस्ट कॉन्टिनेंट में बहती थी। प्राचीन तमिल पोएट और स्कॉलर अदियार कुन्नलार ने बताया है कि आज के कन्याकुमारी के साउथ में एक कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिसकी लेंथ 700 कवाटम हुआ करती थी। लेकिन अब ये कवाटम क्या है? वेल, 15th सेंचुरी एडी के एक तमिल बुक कन्नक काथीकरम में हमें कवाटम की डेफिनेशन मिलती है, जिसके अनुसार एक कवाटम हमारे मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम के 10.06 किलोमीटर्स के बराबर होता है। मतलब कुमारी कंदनम की लंबाई 700 मल्टीप्लाइड बाय 10.06 यानी करीब 7041 किलोमीटर्स की थी। भगवत पुराण में भी मायन नाम के एक तमिल साधु का जिक्र है, जिन्होंने एंतिराम नाम की एक बुक लिखी थी और वो कुमारी नदी के पार हुए तमिल संगम का हिस्सा भी रहे थे। अब दोस्तों, संगम ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जहां किसी अलग अलग राज्यों के फेमस पोएट्स और स्कॉलर्स आते हैं और एक साथ किसी विषय पर चर्चा करते हैं। अब ऐसा बताया गया है कि कुमारी कंदम में 3 बार तमिल संगम हुए थे। हालांकि दोस्तों, इन बुक्स में इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट को कहीं भी कुमारी कंदनम के नाम से डिनोट नहीं किया गया। दरअसल इसे तमिल लोगों का राज्य या पांड्या रूलर्स का राज्य कहा गया है। कुमारी कंदनम इस नाम का पहला जिक्र 15th सेंचुरी की बुक कंदा पुराणम में मिलता है, जो संस्कृत में लिखे स्कंद पुराण का तमिल वर्जन था। इसे कुमारी नाडु और कुमारिक कंदनम के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि यहाँ प्रातान नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी बेटी का नाम कुमारी था और शायद यहीं से कुमारी कंदनम का नाम पड़ा होगा। एक दूसरी थियरी कहती है कि यहाँ पर कुमारी नाम की नदी बहा करती थी, जिसके कारण इसका ये नाम आया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मॉडर्न ह्यूमंस को कुमारी कंदनम के बारे में कैसे पता चला और इसका एग्जिस्टेंस डिबेट का विषय कैसे बना? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है साल 1864 में, जब इंग्लैंड के एक जूलॉजिस्ट फिलिप स्क्लैटर एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मैडागास्कर। अब फिलिप स्क्लैटर ने नोटिस किया कि मैडागास्कर और भारत में पाए जाने वाली कई स्पीसीज के बीच गहरा संबंध है। जैसे कि लेमुर जो मैडागास्कर में पाया जाता है, लेकिन अफ्रीका के दूसरे देशों में ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जबकि भारत में ये काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है। लेकिन अगर ये मेनलैंड अफ्रीका से भारत नहीं पहुंचे, तो आखिर ये हमारे देश में आए कैसे? अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये कनेक्शन देखने को मिलता है, जहां लेमर्स की 100 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। अब यार, ऑस्ट्रेलिया तो मैडागास्कर से बहुत दूर का एक आइलैंड है, तो फिर भारत ऑस्ट्रेलिया और मैडागास्कर को आपस में क्या जोड़ रहा है? वेल, इस मिस्ट्री को सॉल्व किया लेमुरिया ने, जिसे एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में इमेजिन किया गया। ऐसा माना गया कि इंडियन ओशन में प्रेजेंट ये विशालकाय कॉन्टिनेंट भारत के कन्याकुमारी से लेकर मैडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था और श्रीलंका भी शायद इसी का एक हिस्सा था। अब लेमुरिया के थियरी पर रिसर्च करते हुए जब ब्रिटिश रिसर्चर्स तमिलनाडु पहुंचे, तो वहां के कई आदिवासी लोकगीतों में उन्हें एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र मिला। कई जनरेशन से वहां के लोग इन बातों को मिथ्स समझकर बैठे थे, लेकिन शायद वो मिथ नहीं बल्कि सच थी। अब इस इंसिडेंट के बाद तमिल हिस्टोरियंस की नींद खुलती है और वो भी लेमुरिया और कुमारी कंदनम के बीच कनेक्शन को स्टैब्लिश करने लगते हैं।
अब दोस्तों तमिल लिटरेचर के अनुसार कुमारी कंदनम पर पांड्या किंग्स ने 11,000 सालों तक राज किया था। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 3 तमिल संगम्स भी हुई थी। इनमें से पहली तमिल संगम 9000 BC में हुई थी, यानी कि आज से 11,000 साल पहले। ये मदुराई शहर में हुई थी, जो कुमारी कंदम की कैपिटल थी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ साफ कर दूं कि ये आज के तमिलनाडु के मदुराई शहर नहीं है। कुमारी कंदम को टोटल 49 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 7 पार्ट्स मदुराई के थे। अब इसी में से कोई एक पार्ट कुमारी कंदम की कैपिटल रही होगी। कहते हैं कि पहली तमिल संगम में 4449 पोइट्स ने हिस्सा लिया था और कुबेर, मुरुगन और शिव भी इसमें शामिल रहे थे। अब ये 1 या 2 दिन का इवेंट नहीं होता था, बल्कि जनरेशंस तक हुआ करता था। पहली संगम 4440 सालों तक चली थी, जिस दौरान 89 पांड्यान किंग्स ने शासन किया था। और देखो ये बातें मैं ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा। तमिल लिटरेचर की एक बुक इरायनार अक्कापुरुल में इन किंग्स की पूरी लिस्ट मेंशन्ड है। अब दोस्तों जब हम प्लेटो के बताए गए एटलांटिस की बात करते हैं, तो इस लॉस्ट आइलैंड के सबूत कहीं भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुमारी कंदम के सबूत तमिल लिटरेचर के साथ कई पुराणों में भी मौजूद है। जैसे भगवत पुराण और स्कंद पुराण के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी तमिल लोगों के लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है। अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चाइनीज और ग्रीक लिटरेचर में भी हमें इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। चाइनीज क्रॉनिकल्स में बताया गया है कि इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट में मेरू नाम का एक पर्वत था, जिससे कुमारी, पेरू और पहरुली नदी निकलती थी। इस जगह पर बहुत विशालकाय गोल्ड माइंस हुआ करते थे। अब पांड्यन राजाएं इन गोल्ड माइंस में काम करने के लिए चाइना से मजदूरों को लाया करते थे। मौर्यन एम्पायर के दौरान भारत आए मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में टैप्रोबैन का जिक्र किया है, जो श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत और श्रीलंका को पोरुनाई नाम की नदी डिवाइड करती थी। इस नदी को आज थमीरा बरानी रिवर के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु में है। नाउ इंटरेस्टिंगली आज ये नदी इंडियन ओशन में जाकर मिलती है। अब हो सकता है कि प्राचीन समय में यही नदी भारत और श्रीलंका को सेपरेट करती हो। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र का वाटर लेवल आज से 15,000 साल पहले 100 मीटर्स नीचे हुआ करता था। अब रामायण काल में बना राम सेतु भी वाटर लेवल के बढ़ने के कारण ही पानी में समाया है, और उसके सबूत भी हमें आज देखने को मिलते हैं। इवन नासा ने भी राम सेतु के होने की बात को वेरीफाई किया है। अब दोस्तों रावण, जो कि इतना महान योद्धा हुआ करता था, क्या आपको लगता है कि उसका राज्य सिर्फ आज के छोटे से श्रीलंका के बराबर होगा? कुछ प्राचीन लेख ये भी बताते हैं कि रावण की ओरिजिनल लंका का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज का ये श्रीलंका कुमारी कंदनम का एक छोटा सा हिस्सा है, जो अभी भी पानी के ऊपर बचा हुआ है? अब दोस्तों ये महज एजम्पशंस है और मैं इन्हें वेरीफाई नहीं कर सकता। इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड रशल और जर्मन नेचुरलिस्ट एर्नेस्ट हैकेल ने तो यहाँ तक कहा है कि लेमुरिया ही वो जगह है जहाँ एप से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ था। मतलब यही वो भूमि है जो इंसानों के लिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रही थी। प्राचीन तमिल लिटरेचर भी कुछ ऐसा ही दावा करते हैं, लेकिन आखिर ये बात किस आधार पर कही जा रही है? तो दोस्तों ह्यूमन इवोल्यूशन की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग बताती है कि मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म अफ्रीका में हुआ था और फिर वो वहां से 2 अलग अलग रास्ते गए थे। अब कुछ होमोसेपियंस के ग्रुप यूरोप की ओर गए थे और कुछ समुद्र के रास्ते भारत से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर। लेकिन क्या अर्ली ह्यूमंस के लिए आपको ये दूसरा वाला रास्ता कठिन नहीं लगता? ऑब्वियसली उन्होंने इतना लंबा समुद्री सफर तो नहीं किया होगा, और प्राचीन समय में अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाली कोई ना कोई जमीन तो जरूर रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि भारत में कोई भी ह्यूमन या मंकी की स्पीसीज ने जन्म नहीं लिया था। तो आखिर भारत में मिलने वाले प्राचीन ह्यूमन और मंकी स्कल्स कहां से आए? वेल ये आए थे मेडागास्कर और अफ्रीका से लेम्यूरिया के रास्ते, जो असल में कुमारी कंदम था। अगर हम लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई अफ्रीकन ट्राइब्स और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की लैंग्वेज तमिल से काफी मिलती जुलती है। मतलब यहाँ भी तीनों कॉन्टिनेंट्स में कॉमन कनेक्शन है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कुमारी कंदम एग्जिस्ट करता था तो वो समुद्र के नीचे कैसे डूब गया? वेल दोस्तों इसका जवाब शायद पृथ्वी पर आई आखिरी आइस एज में छिपा हुआ है।
ये आइस एज आज से 24 लाख साल पहले शुरू हुई थी और आज से करीब 11,500 सालों पहले खत्म हो गई थी। इस आइस एज के खत्म होते ही पृथ्वी के पोल्स पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी और उसके कारण समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आने लगा। देखते ही देखते कुछ हजार सालों के इंटरवल में ये इतना ऊपर आ गया कि कुमारी कंदम इसके अंदर समा गया। हालांकि इससे वहां के लोगों के लाइव्स को नुकसान नहीं हुआ था। तमिल लिटरेचर्स बताते हैं कि कुमारी कंदम में रहने वाले लोग पहले ही इसे छोड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए थे और उन्होंने वहां पहुंचकर नई नई सिविलाइजेशन को जन्म दिया। कुमारी कंदम की मिस्ट्री हमारे प्राचीन लेखों, पृथ्वी की बदलती कंडीशंस और प्रकृति के कहर से होती हुई निकलती है। नाउ होपफुली आने वाले दिनों में हम ओशियन में और गहराई पर रिसर्च कर पाएंगे और इस एंशिएंट लॉस्ट कॉन्टिनेंट के सबूत को खोज पाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने पहले कुमारी कंदम के बारे में सुना था या फिर क्या आप भी बिलीव करते हो कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।